टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मीन क्या होता है कि जब आप फर्दर आगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, जब आगे मूव करोगे तो जब डिटेल में एनाटॉमी को पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज हुए होंगे। जैसे कहीं पे वेंट्रल का वर्ड आ जाएगा, कहीं पे डॉर्सल का वर्ड आ जाएगा, कहीं पे सुपीरियर वर्ड लिखा होगा, कहीं पे इंफीरियर लिखा होगा, कहीं पे मिड लाइन, मीडियल, लेटरल, डीप का वर्ड यूज होगा, सुपरफिशियल का वर्ड यूज होगा, प्रॉक्सिमल का वर्ड यूज होगा, डिस्टल का वर्ड यूज होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे कि इन टर्म्स का मीन एक्चुअल में क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वेंट्रल किस पार्ट को जो है वो बोला जाता है। बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेंट्रल। मैं पहले डेफिनेशन पढ़ती हूँ फिर आपको इस पिक्चर से दिखाती हूँ। वेंट्रल के लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं इंटीरियर, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन। इन शॉर्ट, इन सिंपल हम ये कहते हैं कि जो फ्रंट वाला बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेंट्रल। जैसे फर्ज करें आपका ये हेड है, हैंड की ये जो पाम है वो आगे की तरफ है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेंट्रल। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ये आपकी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का जो फ्रंट वाला ये सारा पोर्शन होगा इसलिए हम टर्म यूज करते हैं वेंट्रल और इंटीरियर। इंटीरियर का मीन ही क्या होता है, फ्रंट, लेकिन हम एनाटॉमी के अंदर इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटीरियर का वर्ड यूज करते हैं, या इसके लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, वेंट्रल बोला जाता है। दूसरा टर्म है डॉर्सल और पोस्टीरियर। अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये इस वेंट्रल और इंटीरियर के ऑपोजिट होगा। वेंट्रल वाला हमने कहा था जो बॉडी का फ्रंट वाला पोर्शन सारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल और इंटीरियर। लेकिन जो बैक वाला पोर्शन होगा उसके लिए हम टर्म यूज क्या करते हैं, डॉर्सल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मीन ही क्या हो जाएगा, बैक साइड। जैसे हम हैंड की एग्जांपल लेते हैं, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप अपने हैंड की पाम को देखते हो तो पाम क्या आ रही, फ्रंट पे आ रही है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इंटीरियर। लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड को देखते हो जहाँ पे ये डार्क स्किन बन जाती है, ये बैक इसकी साइड होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल और पोस्टीरियर। The part of body which present near to back side is called dorsal और posterior। तो दो टर्म हमने पढ़े, वेंट्रल जिसका दूसरा नेम क्या होता है, इंटीरियर, फिर दूसरा टर्म है डॉर्सल और इसका अदर नेम क्या होता है, पोस्टीरियर। इसी तरह हम टर्म यूज करते हैं सुपीरियर। सुपीरियर अब नेम रिप्रेजेंट कर रहा है अप, और इंफीरियर नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउन। बॉडी का वो पार्ट जो अप होगा ये सुपीरियर होगा। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स अपर साइड। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, अपर लिम है सारा। अपर लिम के अंदर बच्चे ये क्या है, आर्म होता है, और ये जो आपकी एल्बो से लेके हैंड तक ये जो सारा पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फोआर्म, और फोआर्म के बाद ये जो सारा पोर्शन इसको हम बोलते हैं हैंड। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में सुपीरियर क्या बनेगा, आपका अपर लिम बनेगा, लेकिन इसमें आपका इंफीरियर क्या बनेगा, आपका हैंड। जो चीज जितनी ऊपर होगी उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सुपीरियर, और जो चीज नीचे होगी, ये जो बॉडी पार्ट नीचे होगा उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर देंगे, इंफीरियर। तो वेंट्रल हमने बोला था जो फ्रंट ऑफ बॉडी होती है, जो भी फ्रंट ऑफ बॉडी के पार्ट्स होंगे उसके लिए हम जनरल टर्म यूज करते हैं वेंट्रल और इंटीरियर, और जो बैक साइड पे होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, डॉर्सल और पोस्टीरियर, और जो पार्ट जितना ऊपर होगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सुपीरियर, और जो जितना डाउन होगा उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, इंफीरियर। Inferior, the part of body which is present towards the lower side is called inferior. Then बेटा medial line, medial line क्या है, the line which divides the body into two equal halves, right और left part is called medial line। अब इस पिक्चर में हम देखते हैं, जैसे ये देखें ये बॉडी है, तो हम क्या करते हैं, एक मिड से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब मिड से एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो पूरी बॉडी को क्या कर देगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, राइट एंड लेफ्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिड लाइन। मिड लाइन बेसिकली क्या है, जो ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स के अंदर राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिवाइड कर दे, उस टर्म के लिए, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, मीडियल लाइन। The line which divides the body into two equal halves, right and left part, is called medial line. Then बच्चे medial, अब medial का हम कब वर्ड यूज करेंगे या lateral का हम कब जो है वर्ड यूज करेंगे। जैसे ये क्या थी, मिड लाइन थी, अभी मैंने आपको बताया जो चीज या जो स्ट्रक्चर्स ह्यूमन बॉडी के जितने इस मिड लाइन के करीब होंगे उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मीडियल, लेकिन जितने स्ट्रक्चर्स इस मिड लाइन से दूर होते जाएंगे उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, लेटरल। आई रिपीट,
ये सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की इसको हमने क्या कहा था, मिड लाइन। जो स्ट्रक्चर्स मिड लाइन के जितने करीब होंगे उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मीडियल, लेकिन वही स्ट्रक्चर जितने आहिस्ता आहिस्ता मिड लाइन से दूर होते जाएंगे उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, लेटरल। तो medial क्या होगा, the parts of body that are present near to midline is called medial। और lateral क्या होगा, the body parts of body which are present away from midline। away का वर्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, near to midline। तो जितना midline के करीब होगा उसके लिए टर्म आ जाएगा medial, और जितना midline से दूर जाएगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं lateral। एट द एंड मैं आपसे डिफरेंट सिनेरियोज क्विज बना के क्वेश्चन करूँ ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी तक जो हमने टर्म डिस्कस कर लिए हैं, ये टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली, वेंट्रल फ्रंट जो बॉडी पार्ट है, और बैक वाले के लिए पोस्टीरियर और डॉर्सल, और जितना कोई अपर बॉडी पार्ट होगा सुपीरियर, जितना नीचे होगा उसके लिए यूज करते हैं इंफीरियर। और मिड लाइन हमने कहा था कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं जो बॉडी को इक्वल टू हाफ में डिवाइड करते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मिड लाइन। और जो स्ट्रक्चर बॉडी के मिड लाइन के जितने करीब होंगे उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मीडियल, और जो स्ट्रक्चर मिड लाइन से जितने दूर होते हैं या अवे होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लेटरल। फिर बेटा टर्म है डीप एंड सुपरफिशियल। इसका मीन क्या है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, सबसे पहले जो आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है, स्किन आ रही है। फर्स्ट अपने हाथ को आप लोग देखते हो, हैंड को देखो, तो आपको क्या नजर आ रहा है, स्किन नजर आ रही है। लेकिन जब स्किन को हम रिमूव करते हैं तो स्किन के नीचे क्या होता है, फेशिया, मैंने भी आपको बताया था। जब उस फेशिया को भी रिमूव करते हैं तो उसके नीचे क्या होता है, मसल्स होते हैं। जब उन मसल्स को भी रिमूव करते हैं तो सबसे डीप, सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या होती है, बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो इसी तरह जो चीज जितनी ऊपर होगी उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे सुपरफिशियल, और जो जितनी नीचे जाती जाएगी उसके लिए हम टर्म यूज कर देंगे डीप। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपकी हैंड की दी, पहले स्किन है, फेशिया है, मसल्स है, फिर बोन्स है। तो इसमें सबसे ऊपर क्या चीज है, आपकी स्किन है। तो स्किन क्या हो जाएगी, सुपरफिशियल। और सबसे जो डीप इनसाइड कौन सा स्ट्रक्चर है, बोन्स है। तो डीप आपका जो है बोन्स बन जाएंगे और सुपरफिशियल आपकी क्या बन जाएगी, स्किन बन जाएगी इस एग्जांपल में। तो डीप का मीन क्या है, एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस। सरफेस मीन स्किन, जितनी स्किन से अवे होगी, जितनी स्किन के नीचे होगी उसको हम बोलेंगे डीप। जैसे हमने बात की बोन्स, बोन्स आर डीप टू स्किन। सुपरफिशियल क्या होगा, कोई भी पार्ट जो जितना स्किन के करीब होगा, कोई भी बॉडी पार्ट जितना स्किन के करीब होगा उसके लिए हम टर्म के यूज कर देंगे सुपरफिशियल। तो इसमें हम बात करते हैं स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन, क्योंकि बोन सबसे नीचे लेयर के अंदर है और स्किन सबसे ऊपर है। तो स्किन सुपरफिशियल है जबकि बोन सबसे डीप पड़े हैं, इनसाइड पे हैं, लास्ट लेयर में है। तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर देते हैं, डीप का वर्ड यूज करते हैं। फिर टर्मिनोलॉजी प्रॉक्सिमल। अभी तक हमने देखा वेंट्रल क्या है, डॉर्सल क्या है, सुपीरियर, इंफीरियर, मिड लाइन क्या है, मीडियल क्या है, लेटरल क्या है, सुपरफिशियल क्या है, डीप क्या है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं प्रॉक्सिमल। अगर आप कहीं प्रॉक्सिमल का वर्ड आ जाए तो आपको कैसे याद रहेगा कि प्रॉक्सिमल का मीन क्या है। हम कहते हैं कोई भी बॉडी का पार्ट, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। जैसे फर्स्ट करें हम इस अपर लिम्ब को ले लें, अपर लिम्ब के अंदर जो चीज जितनी ऊपर होगी उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रॉक्सिमल, और जो चीज जितनी नीचे होगी उसके लिए वर्ड यूज करते डिस्टल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे आर्म है, इधर आर्म है, और ये पोर्शन क्या, फोर आर्म। तो इन दोनों में से कौन सा पोर्शन जो है वो प्रॉक्सिमल है और कौन सा जो है वो डिस्टल है। जो ऊपर वाला होगा वो प्रॉक्सिमल, जो पहले आएगा। बेसिकली हम कहते हैं ये अगर आपके बॉडी का मिड लाइन एक आपका एक्सिस है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो जो इसके जितने ऊपर होगा उसके लिए प्रॉक्सिमल का वर्ड यूज किया जाएगा, और जो नीचे होगा उसके लिए हम डिस्टल। जैसे आर्म और फॉर्म को कंपेयर करें तो आर्म ऊपर है तो उसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं प्रॉक्सिमल, और वो आर्म इसके नीचे है तो उसके लिए हम वर्ड का यूज कर देते हैं डिस्टल। अगर इसी तरह कंपेयर किया जाए फोर आर्म और रिस्ट को, तो हम कहते हैं इसमें से क्या प्रॉक्सिमल है, आपकी फोर आर्म प्रॉक्सिमल पड़ी हुई, ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन आपके हैंड जो है वो डिस्टल है। तो प्रॉक्सिमल क्या होगा, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट
इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। क्या आपने जैसे मैंने अभी यहाँ रेफरेंस पॉइंट का दे दिया आपका सेंटर ऑफ बॉडी, तो जो रेफरेंस पॉइंट के जितना करीब होगा प्रॉक्सिमल होगा, जिस रेफरेंस पॉइंट के जितना दूर होगा वो डिस्टल हो जाएगा। तो डिस्टल क्या होगा, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। जैसे रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या, ये मिड लाइन है, तो ये इससे बहुत ज्यादा अवे है, तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज कर देंगे, डिस्टल। बच्चा हमने प्रॉक्सिमल भी वर्ड पढ़ लिया, डिस्टल भी पढ़ लिया। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड। कंबाइंड मीन कि हम दो पार्ट्स को अब इकट्ठे भी वर्ड के तौर पे यूज करते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं इप्सिलेटर कंट्रालेटर क्या होता है। बेटा इप्सी का वर्ड जहां भी आएगा ना, IPSI, इप्सी का मतलब होता है सेम, याद रखिएगा। इप्सी का वर्ड जहां भी आएगा, इप्सी का मीन क्या होता है, सेम। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मीन होता है ऑपोजिट। जहां पे भी कॉन्ट्रा का वर्ड आएगा तो कॉन्ट्रा का मीन क्या होगा, ऑपोजिट। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम इप्सिलेटरल का टर्म कब यूज करते हैं, वो बॉडी के पार्ट्स जो सेम साइड पे प्रेजेंट हो। अगेन टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी। जैसे ये क्या बात मैंने कर दी, इसकी एग्जांपल हम ऐसे कहते हैं, जैसे ये देखिए, ये आपकी राइट साइड बॉडी की है। हमने कहा था कि बेसिकली मिड लाइन होती है, मिड लाइन हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन से हम क्या करते हैं, जैसे ये देखें, ये लाइन ड्रॉ की तो हमने बॉडी के पार्ट को डिवाइड कर दिया राइट और लेफ्ट के अंदर। अच्छा, तो अगर हम ये कहते हैं, जैसे ये देखिए, ये राइट अपर एक्सट्रीमिटी है, ये राइट अपर लिम, जिसे थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट अपर लिम है, और नीचे ये क्या, राइट लोअर लिम है। ये दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इप्सिलेटरल। लेकिन दूसरा टर्म क्या था, कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रा का मैंने क्या बताया, ऑपोजिट। अब इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, किसके लिए हम ये टर्म यूज कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपका राइट अपर लिम है और लेफ्ट अपर लिम है, तो इस तरह कोई क्रॉस में स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होंगे, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, कॉन्ट्रालेटरल। जैसे आपके दोनों साइडों पे ईयर प्रेजेंट हैं। अब आप लोग मुझे इसका आंसर दे सकते हैं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर ले। राइट साइड पे भी ईयर है, लेफ्ट साइड पे भी ईयर है, तो क्या ये मैम कॉन्ट्रा है। वेरी गुड, ये क्या है, कॉन्ट्रालेटर है। क्यों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड पे, एक जो है राइट साइड पे ईयर है और दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। चले मैं एक और एग्जांपल पूछती हूँ। जैसे यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास राइट लंग होता है, राइट लंग के नीचे जो किडनी को, दो किडनीज होते हैं ना, गुर्दे जिसे बोला जाता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर राइट किडनी पड़ी होती है, तो ऊपर राइट लंग है, नीचे राइट किडनी है, तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, इप्सिलेटरल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि राइट लंग और लेफ्ट किडनी, तो ये क्या होगा, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रा। ग्रेट। ठीक है, मैं आप लोग को म्यूट कर रही हूँ। तो बस ये सिर्फ आपने टर्म्स क्लियर करने, इनकी डेफिनेशन पे इतनी टेंशन नहीं लेनी। टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है कि इप्सिलेटरल क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल क्या है, या वाइवा में पूछा जा सकता है, तो आप फिर इस तरह बता दें। टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी कॉल्ड इप्सिलेटरल। फॉर एग्जांपल, it could be said that the left arm and left leg are ipsilateral. Contralateral क्या बच्चे, टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल। जैसे एग्जांपल मैंने क्या दी, लेफ्ट आर्म और राइट लेग, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल के हम इसमें टर्म यूज करते हैं। बच्चे नेक्स्ट थोड़ी सी चीज आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे ना तो ईजी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी इनकी ना आपको वीडियोस भी शेयर कर दूं, ताकि जब आप, अब जाहिर है मैं तो खुद को शो नहीं करी, अगर हमारी फिजिकल क्लास होती तो डेफिनेटली फिर मैं अपनी बॉडी विन मूवमेंट्स को करके दिखाती तो ज़्यादा इजी हो जाता। बट अब मैं क्या करूँगी, आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दूंगी, आप उस वीडियो को देखिएगा, तो ये मूवमेंट्स के लिए जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चे ये देखो, हम डिफरेंट मूवमेंट करते हैं अपने, हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा जॉइंट्स का बता दूँ ना तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। जॉइंट्स क्या होते हैं, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक इंसान के अंदर 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन। वो आपकी हेड में है, आपकी ट्रंक में है, अपर लिम में है, लोअर लिम के अंदर, तो टोटल जो बोन्स है ना 206 हैं।
अब देखो बोन्स ऐसे तो नहीं पड़ी होंगी, वो बोन्स आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो बनाएंगी। वो जो कनेक्शन बनाती हैं, ये जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट्स। जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपकी मूवमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या कर रहे हो, आप कॉम कर रहे हो, कंघी कर रहे हो, ठीक है। तो कॉम करने से क्या हो रहा है कि आपके जो है वो शोल्डर भी मूव कर रहा है, इसको बोलते, जो कंधे है ना, कंधे के लिए हम टर्म यूज करते हैं शोल्डर, और इसको हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट, और इसको हम बोलते हैं रिस्ट जॉइंट। मे बी मोस्टली स्टूडेंट्स को पता हो, बट मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो। तो इस जॉइंट को हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, और इस जॉइंट को हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट, और इस जॉइंट को हम बोलते हैं रिस्ट जॉइंट। तो जब आप कॉम करते हो, कंघी करते हो, तो उसमें आपकी क्या तीनों जॉइंट्स पे मूवमेंट हो रही है। आपका शोल्डर जॉइंट भी ऊपर जाता है, एल्बो जॉइंट भी ऊपर जाता है, रिस्ट जॉइंट भी ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली आपकी डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, इन मूवमेंट्स के नाम हैं। अब वो क्या क्या नाम है वो मैं अब आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लिए मजीद ईजी हो जाएगा। फ्लेक्शन मूवमेंट बच्चे क्या होती है, कोई भी बेंडिंग मूवमेंट, जैसे आप लोग अपनी एल्बो, एल्बो मैंने बताया ये वाला जॉइंट होता है, ये स्टार्ट वाला जॉइंट शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर की वजह से कोनी बोला जाता है, ये एल्बो जॉइंट है, और फिर आपका रिस्ट जॉइंट होता है। तो आप सब लोग मेरे साथ अगर करोगे तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। आप लोग क्या करो, अपनी एल्बो को बेंड करो, जैसे इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ये एल्बो स्ट्रेट है, स्ट्रेट से वो क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। आप लोग सब करो, जब आप ये बेसिकली जब बेंड कर रहे हो तो इस बेंडिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज। जैसे यहाँ पे एक बोन है आपकी आर्म के अंदर, आर्म के बाद आपकी यहाँ पे बोन है जिसे हम बोलते हैं फो आर्म की बोन्स है। तो आपकी जब फ्लेक्शन होती है तो उसमें एंगल क्या डिक्रीज हो रहा है, पहले अगर यहाँ पे एंगल इतना ज्यादा बन रहा है तो यहाँ पे एंगल अब बस इतना सा बन रहा है। ये सिंपली आप कहते हो जो बेंडिंग मूवमेंट है दैट इज फ्लेक्शन। लेकिन आप फ्लेक्शन से दोबारा अपने एल्बो जॉइंट को सीधा करते हो, हाथ को आपने ये एल्बो को बेंड किया, बेंड से आप स्ट्रेट कर, जैसे इस पिक्चर में नजर आता है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन आपके पास बच्चे क्या होगा, extending movement in which angle between two bones increase। तो फ्लेक्शन बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट होती है, और एक्सटेंशन क्या उसके ऑपोजिट है, जिसमें आप लिम्ब को स्ट्रेट कर देते हो, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए, बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, फ्लेक्शन, और एक्सटेंडिंग मूवमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सटेंशन। देन बच्चे हम यूज करते हैं एबडक्शन और होता है एडक्शन। पहले हमने टर्म यूज किया फ्लेक्शन, फिर हमने यूज किया एक्सटेंशन, अब हम पढ़ते हैं एबडक्शन क्या, और फिर हम पढ़ेंगे एडक्शन। बस आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे, थोड़ा टफ ना हो जाए। एबडक्शन क्या होता है कि मैंने कहा था कि कौन सा, मैंने भी एक टर्म आपको बताया था, वो टर्म था कि ऐसी, वो टर्म था कि जो आपकी बॉडी के पार्ट्स को इक्वल हाफ में डिवाइड करता था, राइट एंड लेफ्ट। किसी को वो टर्म याद है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियल लाइन। वेरी गुड, मीडियल लाइन। तो हम कहते हैं मीडियल लाइन वो मूवमेंट जो मीडियल लाइन की तरफ हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने आर्म को ना बॉडी की तरफ लेके आओ, या ये जो मिड लाइन मैंने भी आपको बताई, सेंटर में इस तरह जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं मीडियल लाइन। तो आप क्या करो, अपने आर्म को ना इस मिड लाइन के करीब लेके आओ, बेशक साथ करोगे तो समझ आएगी। तो आप करीब जो लेके आ रहे हो ना, इसको क्या बोलेंगे, एडक्शन। एडक्शन मतलब ऐड करना। तो वो मूवमेंट जो मिड लाइन के करीब जाए, एक करीब हो, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एडक्शन। लेकिन वो मूवमेंट जो मिड लाइन से दूर जाए, जैसे अपने आप हाथ को उठा के हाथ को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो ये क्या हो रही है, आपकी मिड लाइन से दूर जा रही है मूवमेंट। तो वो मूवमेंट जो मीडियल लाइन या मिड लाइन से अवे हो या दूर जाए, उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। अब ये देखिए, जैसे ये आपकी मिड लाइन के करीब आया तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडक्शन, लेकिन ये दूर जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एबडक्शन। इसी तरह लेग है, अगर लेग को आप दूसरी लेग के करीब लेके जाते हो, ये मिड लाइन के करीब लेके जाते हो, तो क्या होगी, ये एडक्शन और एबडक्शन। अगर आप, एडक्शन। वेरी गुड। और आप अपनी लेग को अगर बाहर की तरफ लेके जा रहे हो तो ये बच्चे क्या होगी, एडक्शन और एबडक्शन। एबडक्शन। वेरी गुड। एबडक्शन। तो बच्चे हमने चार टर्म पढ़े, फ्लेक्शन वो मूवमेंट, जैसे फर्स्ट करो आप अपने घुटने को बेंड करते हो। अब आप लोग मुझे बच्चे बताओ, आप अपने घुटना बेंड किया, तो घुटना बेंड करना ये क्या है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। वेरी गुड। और आपने घुटने को स्ट्रेट कर दिया, घुटना मतलब नी जॉइंट,
तो उसको स्ट्रेट किया तो वो क्या? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। और एबडक्शन हमने कहा बच्चे जो मिड लाइन के Extension. करीब होगी एबडक्शन, जो मिड लाइन से अवे होगी उसको हम बोलते हैं एडक्शन। Abduction. Abduction. अगर आप मूवमेंट को टूवर्ड्स बॉडी करते हो, टूवर्ड्स मिड लाइन करते हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एडक्शन, ऐड करना। दूसरा है एबडक्शन। एडक्शन का जो ऑपोजिट है उसमें बोलेंगे एबडक्शन, जिसमें क्या होगा कि मिड लाइन से अगर मूवमेंट अवे हो रही है, जैसे आपने अभी मैंने कहा अपने हाथ को उठा के सर की तरफ लेके जाओ, तो आप खुद फील करोगे, आपको खुद फील हो रहा है कि आपका बाजू आपकी बॉडी से दूर जा रहा है। तो कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें आपकी जो एक्सट्रीमिटी है, ये बॉडी का पार्ट आपकी मिड लाइन से दूर जाए, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एबडक्शन। फिर हमारे पास है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। बेसिकली आपकी जो फॉर्म है ना, फॉर्म ये वाला पोर्शन जो है, जो आपके एल्बो जॉइंट और यहाँ पे रिस्ट जॉइंट के दरमियान ये जो सारा पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोरआर्म। तो फोरआर्म के अंदर दो बोन्स होती हैं, इनके दरमियान भी जॉइंट बनता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है फोरआर्म के जॉइंट के अंदर, उन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन क्या है? जैसे फर्स्ट फ्लोर आप किसी से कोई चीज ले रहे हो, आप हैंड को आगे करते हो, तो कोई चीज लेनी हो, अगर आप साथ करोगे तभी याद हो जाएगा। जैसे आपने कुछ लेना है किसी से, तो आपका जो हैंड है, ये पाम है, ये क्या है? आपकी अपवर्ड फेस कर रही है, टूवर्ड्स रूफ है, छत की तरफ होती है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं सुपिनेशन। और अगर इसी मूवमेंट से अपनी पाम को नीचे की तरफ ले जाओ, डाउन ले जाओ, जिसमें आपकी पाम नीचे की तरफ फेस करे, जमीन की तरफ हो, अर्थ की तरफ हो, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं प्रोनेशन। अभी आप करो पहले मूवमेंट को जिसमें पाम अप हो, फिर मूवमेंट को जिसमें पाम डाउन हो। गिर के मर गया। अम्मा मुझे उठा के हद तक बात करो और उठा के मेरी लाश में फेंक दी का। बेटा सुपिनेशन मूवमेंट कौन से? जिसमें आपकी पाम फेसिंग अपवर्ड है उसे बोलेंगे सुपिनेशन, और जिसमें पाम फेसिंग डाउनवर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनेशन। अभी आप लोग साथ करो, पाम को अपवर्ड लेके जाओ वो सुपिनेशन है, फिर पाम को डाउन लेके आओगे तो वो कौन सी है? प्रोनेशन। ये कहाँ पे होती है? आपके फोरआर्म के अंदर जो बोन्स हैं उनके दरमियान जो जॉइंट बनता है वहां पे मूवमेंट्स होती है। ये हर जॉइंट पे मूवमेंट नहीं है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। देन है बच्चे इन्वर्जन एंड इवर्जन। बेसिकली फुट के ऊपर ना चार मूवमेंट होती हैं। ये आपको जो फुट है, अगर आप फुट को ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। ये जैसे ये आपका पाँव है, ये फुट है, फुट को आप ऊपर की तरफ लेके जाए। अभी साथ करोगे ना समझ आएगा। पाँव को ऊपर की तरफ लेके आओ, ये अपने फेस की तरफ लेके आओ, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। फिर अपने पाँव को नीचे की तरफ लेके जाओ, जमीन की तरफ लेके जाओ, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। जिसमें आप पाँव ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, अपने फेस की तरफ लेके जा रहे हो, इसको हमने क्या बोला? डॉर्सिफ्लेक्शन। और दूसरा इसके ऑपोजिट, जिसमें आपने अपने पाँव को नीचे की तरफ, ये जमीन की तरफ लेके गए, इसको हमने क्या बोलना है? प्लांटर फ्लेक्शन। तो फुट के ऊपर चार तरह की मूवमेंट दिखती है। एक होता है डॉर्सिफ्लेक्शन, एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन, और इसके अलावा एक मूवमेंट होती है इन्वर्जन और दूसरी है ईवर्जन। अक्सर शायद सुना होगा कि चलते चलते पाँव मुड़ गया, पाँव मुड़ गया है, पाँव के अंदर मोच आ गई है। तो मुड़ता कैसे है कि पाँव अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देखो, ये इसमें पाँव ऐसे से अंदर की तरफ चला गया है, एक पाँव जो होता है दूसरे पाँव को फेस करने लग पड़ता है। तो ये मूवमेंट क्या होती है? बेसिकली इनवर्जन। इन का मतलब इनसाइड, इनवर्जन, और ई का मतलब होगा आउटसाइड, जिसमें पाँव आपके दूसरे पाँव को फेस करे, या पाँव अंदर की तरफ जब मूव करे। अगर आप कुछ साथ करने की कोशिश करें, अपने ये फर्ज के पाँव है, ठीक है, पाँव को अंदर की तरफ लेके आए, तो अंदर की तरफ जो आप लेके आ रहे हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं इन्वर्जन, या हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ सोल। आपको पता है ये जो पाँव का नीचे तलवा है, इसको हम जाफरी कहने लगे मैं जिंदा हो गया। जब मैं जिंदा हो गया तो अम्मा ने मन्नत मानी कि जब ये जवान आएगा तो मैं इसमें लेके आऊंगा। तो बेटा इस मूवमेंट को बोलते हैं इन्वर्जन। और जिसमें पाँव को आप बाहर की तरफ लेके आते हो ना, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ई वर्जन। ओके,
इन्वर्जन आई होप क्लियर हो। इन्वर्जन मतलब पाँव को आपको अंदर की तरफ लेके आते हो, इन्वर्जन जिसमें पाँव को बाहर की तरफ लेके जाते हो वो इवर्जन है। पाँव को ऊपर की तरफ लेके आते हो डॉर्सिफ्लेक्शन, और पाँव को नीचे की तरफ लेके जाते हो उसको प्लांटर फ्लेक्शन। क्योंकि ये जो पाँव का तलवा है इसको हम सोल, एसवाली सोल भी बोलते हैं, और इसके लिए हम एनाटॉमी में प्लांटर का वर्ड, जैसे हैंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पाम, ये वाला पोर्शन जो है, और इसी तरह फुट का जो नीचे वाला पोर्शन है इसलिए हम टर्म यूज करते हैं प्लांटर। नेक्स्ट बेटा है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन अब आपको इसके नेम से समझ आ रहा होगा, एलिवेट होगा, डिप्रेशन मतलब डिप्रेस होना। अगर आप, ये आपको दिखाया जा रहा है आपका ये माउथ ओपनिंग एंड माउथ क्लोजिंग। अगर आप माउथ को ओपन करते हो तो ओपन करने से आपकी ये जो फेस की ये बोन है इसको हम बोलते हैं मैंडिबल, ये जिसे जॉ बोन भी बोला जाता है, मैंडिबल और जॉ बोन। जैसे ही आप माउथ को ओपन करते हो तो आपकी मैंडिबल क्या जा रही है, कहाँ जा रही है, या ये जो बोन है जॉ बोन ये कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, जिसमें बोन नीचे वाली साइड पे जाए, लोअर साइड पे जाए, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिप्रेशन। और फिर जब आप माउथ को क्लोज करते हो, ओपनिंग से देखें मैंडिबल नीचे जा रही है, जब आपने माउथ को क्लोज किया तो वो अगेन मैंडिबल नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें बोन ऊपर की तरफ जाए उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एलिवेशन, और अगर बोन नीचे वाली साइड पे जाए तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिप्रेशन। जैसे आपका शोल्डर है, आप शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाओ, छत की तरफ अपने शोल्डर को लेके जाने की कोशिश करो, तो इस तरह शोल्डर जो आप ऊपर की तरफ उठा रहे हैं ये क्या होगा, एलिवेशन, या जिसे हम शोल्डर श्रगिंग भी बोलते हैं, श्रग करना। फिर शोल्डर श्रगिंग, ये शोल्डर एलिवेशन से आप नीचे लेके आओ, अगेन रिलैक्स अपने शोल्डर्स को करो, ये जो कंधे हैं इसको रिलैक्स करोगे, तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, डिप्रेशन। तो एलिवेशन है जिसमें अपवर्ड मूवमेंट होगी बोन, फिर डिप्रेशन जिसमें बोन की मूवमेंट डाउनवर्ड होती है। प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन में भी आपको बताया। डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है, क्योंकि फुट का ये जो पोर्शन होता है ना ऊपर वाला जो आपको नजर आ रहा है, बैठे भी तो अपने पाँव का जो पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं डॉर्सम ऑफ द फुट। तो क्योंकि अब आप ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो तो इसको हम बोलेंगे डॉर्सिफ्लेक्शन। और मैंने भी बताया पाँव के जो नीचे वाला पोर्शन जो तलवा है, ये जिसे हम सोल बोलते हैं या जिसे हम प्लांटर बोलते हैं, तो अब ये नीचे की तरफ जब जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन। तो डॉर्सिफ फुट पे 4 मूवमेंट हमने डिस्कस की, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन एंड इवर्जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था टर्मिनोलॉजीज का। हमने लास्ट टाइम ये सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं कि वेंट्रल किस बॉडी के पार्ट के लिए यूज किया जाता है, डॉर्सल किसके लिए यूज किया जाता है, सुपीरियर किसके लिए यूज किया जाता है, इंफीरियर किसके लिए यूज किया जाता है, मिड लाइन क्या होता है, मीडियल क्या मीन है, लेटरल का मीन क्या है, डीप, सुपरफिशियल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये लास्ट टाइम सब टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेटर का सेम साइड पे हो, कंट्रोलेटर के ऑपोजिट साइड पे बॉडी के पार्ट्स हो। नेक्स्ट हमने स्टार्ट की थी बेटा बोन्स पे जो मूवमेंट होती है। हमने कहा था ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है वो 206 होती हैं। या आप ऐसे इसकी एग्जांपल लो, जैसे घर में वायर्स हैं तो एक वायर दूसरी वायर के साथ जुड़ती है तो एक जोड़ बनाती है, उर्दू में जो हम वर्ड बोलते हैं जोड़ बनाना। इसी तरह जब ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन है, वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स ना हो तो फिर तो इंसान क्या हो, बिल्कुल एक गोश्त का ढेला हो। तो उसको प्रॉपर शेप देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती है, बोन्स होती है, जबकि बच्चों के अंदर बोन्स ज्यादा होती हैं। अडल्ट्स में 2064 होती हैं, जबकि बच्चों के अंदर राउंड अबाउट 300 बोन्स होती हैं। उसकी रीजन ये होती है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स है वो अडल्ट से डिफरेंट होता है। उनके अंदर अभी मैचुरेशन हो रही है, उनकी ग्रोथ का प्रोसीजर अभी कंटिन्यू होता है, और एज के साथ साथ उनकी बोन्स जो है वो फ्यूज कर जाती हैं। इसलिए जब वो अडल्ट्स बनते हैं तो उनकी जो नंबरिंग है वो डिक्रीज हो जाती है, और 300 से 206 जो है वो बोन्स हो जाती हैं क्योंकि वो फ्यूज हो जाती हैं। तो अब जिसमें एग्जांपल दी थी, एक तार दूसरी तार से जब मिलती है तो कनेक्शन जब बनाते हैं, जिसे जोड़ का वर्ड बोला जाता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जब बोन्स, एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, जोड़ बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं। जैसे ये आप कंधा जिसे बोलते हो, कंधे को हम अगर एनाटॉमी के टर्म में देखें, इसको हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट।
क्योंकि कंधे के हम शोल्डर कवर्ड यूज करते हैं, और यहाँ पे जो बोन्स आपस में मिलकर जोड़ बनाती हैं या कनेक्शन बनाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, शोल्डर जॉइंट। फिर इस तरह ये आपकी आर्म है, आर्म के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसे फोआर्म बोला जाता है। तो आर्म की बोन्स जब फोर आर्म की बोन्स के साथ मिलेंगी तो यहाँ पे जो जोड़ बनाती है जिसको आप उर्दू में कोनी कहते हो, इसको बेसिकली एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी के अंदर बोला जाता है, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इस जॉइंट को बोला जाता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के बाद बेटा ये जो जॉइंट होता है जो आपके हैंड और फोआर्म के दरमियान, इन बोन्स के दरमियान जॉइंट बनता है, इसको बोलते हैं रिस्ट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, ये तो आपकी बोन्स ने मिलके कनेक्शन बना दी जिसको हमने जॉइंट बोल दिया। अब मूवमेंट्स कहाँ होती हैं, ये जो आपके मसल्स हैं, बेसिकली जब ब्रेन से मैसेज आता है ना, आपको पता है आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक डोल है, डोल के अंदर आप सेल डालते हो तो फिर वो डांस करना स्टार्ट करती है, जो डांसिंग डोल होती है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है वो ब्रेन कर रहा है। ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं तो आपके जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, मसल्स है, वो फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, उनके जो जो काम है वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप लोग अभी सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए हो, इसको बोलते हैं सिटिंग पोस्चर। तो सिटिंग पोस्चर के अंदर आपको किसने मेंटेन रखा हुआ है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके आपके बैलेंस को मेंटेन कर रहे हो, ब्रेन कमांड भेज रहा है, वो डिफरेंट वायर्स हैं जो सिग्नल्स आ रहे हैं आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बताने का मीन ये था कि आपके जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स पे मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहा होता है, आपके मसल्स। मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स यूज होंगे भी, आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इन्वर्जन, इवर्जन, एलिवेशन, डिफरेंट टर्म्स पढ़ोगे। अब आपके माइंड में ये भी आएगा, अच्छा ये सारी मूवमेंट क्या हर जॉइंट पे होती है। जैसे ये मैंने आपको अपर लिम्ब के जॉइंट्स बताए जो मेजर है, बीच में छोटे छोटे और जॉइंट्स भी हैं, नहीं भी याद रहता, आपके इतना जरूरी नहीं है। जैसे लोअर लिम्ब में तो आपका सबसे ऊपर हिप जॉइंट होता है, फिर आपका ये जो नी घुटना है इसको बोलते हैं नी जॉइंट, और ये वाला जॉइंट जो फुट के अंदर उसको बोलते हैं एंकल जॉइंट। हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। तो बच्चे हर जॉइंट पे डिफरेंट मूवमेंट है। अब ये नहीं कि जो मैं सारी आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बताऊंगी वो सारी मूवमेंट हर जॉइंट पे होती है, नो, हर जॉइंट की स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, क्योंकि उनकी शेप अलग है, उनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, तो मूवमेंट भी अलग है। एनीवे सबसे पहले जो हमारे पास मूवमेंट है उसे बोलते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है, अगर आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा करोगे तो इजी हो जाएगा। आप अपने आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट करो, जैसे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। इस स्ट्रेट आर्म से क्या करो, अपनी एल्बो, ये वाला जॉइंट मैंने आपको कौन सा बताया था, एल्बो जॉइंट, इसलिए मैं ये टर्म यूज करूंगी एल्बो। तो आपने क्या करना है, इस एल्बो को ऊपर की तरफ लेके जाना या बेंड करें। तो बेसिकली एल्बो स्ट्रेट से जो एल्बो बेंडिंग की तरफ आप लेके गए उसको हम क्या बोलते हैं एनाटॉमी में, फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन क्या, कोई भी जो बेंडिंग मूवमेंट होती है, जैसे आपका ये नी है, नी को अगर आप बेंड करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो अगेन बेंडिंग मूवमेंट, और बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं फ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपका एंगल जो है वो डिक्रीज, जैसे इस तरह देखिए एंगल ज्यादा बनेगा, लेकिन एक बोन से दूसरी बोन जब वो बेंड करे तो एंगल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अगर कहीं पे ऐसे डेफिनेशन हो, बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स आर डिक्रीज कॉल्ड फ्लेक्शन। फिर दूसरा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है कि आप अगेन ये जो बेंडिंग मूवमेंट की थी, बेंडिंग मूवमेंट से अपने एल्बो को या आर्म को स्ट्रेट करते हो, तो ये जो स्ट्रेट आप कर रहे हो ये एक्सटेंडिंग मूवमेंट कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इसी तरह नी फ्लेक्शन से आप नी को स्ट्रेट करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, नी एक्सटेंशन। तो दो टर्म्स हमने पढ़े, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। देन होता है एबडक्शन और एडक्शन। एडक्शन मीन ऐड करना। तो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था मिड लाइन क्या होता है। मिड लाइन मैंने कहा था कि आपकी बॉडी के मिड से जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है उसको बोला जाता है मिड लाइन। तो जो स्ट्रक्चर जितने इस मिड लाइन के करीब होंगे उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मीडियल, और जो इससे जितना दूर होता जाएगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लैटरल। इसी तरह बेटा मूवमेंट्स के भी डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर मूवमेंट इस मिड लाइन के करीब हो, जैसे आप लोग कर भी सकते हो, आप लोग अपने बाजू को बाही की तरफ लेके जाओ या ऊपर की तरफ उठा के लेके जाओ, सर से ऊपर लेके जाओ,
सर से ऊपर लेके आप दोबारा उसको नीचे की तरफ लेके आते हो टुवर्ड्स बॉडी, टुवर्ड्स मिड लाइन। तो ये मूवमेंट जो आपने बाहर अपने आर्म को लेके गए थे ऐसे, अगर आप मूवमेंट को टुवर्ड्स बॉडी करते हो, टुवर्ड्स मिड लाइन करते हो, तो इसलिए हम टर्म यूज करते हैं एडक्शन, ऐड करना। दूसरा है एबडक्शन। एडक्शन का जो ऑपोजिट है उसे हम बोलेंगे एबडक्शन, जिसमें क्या होगा कि मिड लाइन से अगर मूवमेंट अवे हो रही है, जैसे आपने अभी मैंने कहा अपने हाथ को उठा के सर की तरफ लेके जाओ, तो आप खुद फील करोगे, आपको खुद फील हो रहा है कि आपका बाजू आपकी बॉडी से दूर जा रहा है। तो कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें आपकी जो एक्सट्रीमिटी है, ये बॉडी का पार्ट आपकी मिड लाइन से दूर जाए, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एबडक्शन। फिर हमारे पास है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। बेसिकली आपकी जो फॉर्म है ना, फॉर्म ये वाला पोर्शन जो है, जो आपके एल्बो जॉइंट और यहाँ पे रिस्ट जॉइंट के दरमियान ये जो सारा पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर आर्म। तो फोर आर्म के अंदर दो बोन्स होती हैं, इनके दरमियान भी जॉइंट बनता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है फोर आर्म के जॉइंट के अंदर, उन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन क्या है, जैसे फर्स्ट को आप किसी से कोई चीज ले रहे हो, आप हैंड को आगे करते हो, तो कोई चीज लेनी हो, अगर आप साथ करोगे तब भी याद हो जाएगा। जैसे आपने कुछ लेना है किसी से, तो आपका जो हैंड है, ये पाम है, ये क्या है, आपकी अपवर्ड फेस कर रही है, टूवर्ड्स रूफ है, छत की तरफ होती है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं सुपिनेशन। और अगर इसी मूवमेंट से अपनी पाम को नीचे की तरफ ले जाओ, डाउन ले जाओ, जिसमें आपकी पाम नीचे की तरफ फेस करे, जमीन की तरफ हो, अर्थ की तरफ हो, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं प्रोनेशन। अभी आप करो पहले मूवमेंट को जिसमें पाम अप हो, फिर मूवमेंट को जिसमें डाउन हो। गिर के मर गया। अम्मा मुझे उठा के हद के तब्बास के रोते मिलते और उठा के मेरी लाश में फेंक दी का। बेटा सुपिनेशन मूवमेंट कौन से, जिसमें आपकी पाम फेसिंग अपवर्ड है उसे बोलेंगे सुपिनेशन, और जिसमें पाम फेसिंग डाउनवर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोनेशन। अभी आप लोग साथ करो, पाम को अपवर्ड लेके जाओ वो सुपिनेशन है, फिर पाम को डाउन लेके आओगे तो वो कौन सी है, प्रोनेशन। ये कहाँ पे होती है, आपके फोआर्म के अंदर जो बोन्स हैं उनके दरमियान जो जॉइंट बनता है वहां पे मूवमेंट्स होती है। ये हर जॉइंट पे मूवमेंट नहीं है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। देन है बच्चे इन्वर्जन एंड इंवर्जन। बेसिकली फुट के ऊपर ना चार मूवमेंट होती हैं। ये आपको जो फुट है, अगर आप फुट को ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। ये जैसे ये आपका पाँव है, ये फुट है, फुट को आप ऊपर की तरफ लेके जाए, अभी साथ करोगे ना समझ आएगा, पाँव को ऊपर की तरफ लेके आओ या अपने फेस की तरफ लेके आओ, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। फिर अपने पाँव को नीचे की तरफ लेके जाओ, जमीन की तरफ लेके जाओ, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, जिसमें आप पाँव ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, अपने फेस की तरफ लेके जा रहे हो, इसको हमने क्या बोला, डॉर्सिफ्लेक्शन। और दूसरा इसके ऑपोजिट, जिसमें आपने अपने पाँव को नीचे की तरफ, ये जमीन की तरफ लेके गए, इसको हमने क्या बोलना है, प्लांटर फ्लेक्शन। तो फुट के ऊपर चार तरह की मूवमेंट दिखती है, एक होता है डॉर्सिफ्लेक्शन, एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन, और इसके अलावा एक मूवमेंट होती है इन्वर्जन और दूसरी है ईवर्जन। अक्सर शायद सुना होगा कि चलते चलते पाँव मुड़ गया, पाँव मुड़ गया है, पाँव के अंदर मोच आ गई है। तो मुड़ता कैसे है कि पाँव अंदर की तरफ चला जाता है, जैसे इस पिक्चर में आप देखो, ये इसमें पाँव ऐसे से अंदर की तरफ चला गया, एक पाँव जो होता है दूसरे पाँव को फेस करने लग पड़ता है। तो ये मूवमेंट क्या होती है, बेसिकली इनवर्जन। इन का मतलब इनसाइड, इनवर्जन, और ई का मतलब होगा आउटसाइड, जिसमें पाँव आपके दूसरे पाँव को फेस करे या पाँव अंदर की तरफ जब मूव करे। अगर आप कुछ साथ करने की कोशिश करें, अपने ये फर्ज के पाँव है, ठीक है, पाँव को अंदर की तरफ लेके आए, तो अंदर की तरफ जो आप लेके आ रहे हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं इन्वर्जन, या हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ सोल। आपको पता है ये जो पाँव का नीचे तलवा है, इसको हम पंजाबी कहने लगे मैं जिंदा हो गया। जब मैं जिंदा हो गया तो अम्मा ने मन्नत मानी कि जब ये जवान जाएगा तो मैं इसको लेके आऊंगा। तो बेटा इस मूवमेंट को बोलते हैं इन्वर्जन, और जिसमें पाँव को आप बाहर की तरफ लेके आते हो ना, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ई वर्जन। ओके,
इन्वर्जन आई होप क्लियर हो। इन्वर्जन मतलब पाँव को आपको अंदर की तरफ लेके आते हो, इन्वर्जन जिसमें पाँव को बाहर की तरफ लेके जाते हो वो इन्वर्जन है। पाँव को ऊपर की तरफ लेके आते हो डॉर्सिफ्लेक्शन है, पाँव को नीचे की तरफ लेके जाते हो उसको प्लांटर फ्लेक्शन। क्योंकि ये जो पाँव का तलवा है इसको हम सोल, एसवाली सोल भी बोलते हैं, और इसके लिए हम एनाटॉमी में प्लांटर का वर्ड, जैसे हैंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पाम, ये वाला पोर्शन जो है, और इसी तरह फुट का जो नीचे वाला पोर्शन है इसलिए हम टर्म यूज करते हैं प्लांटर। नेक्स्ट बेटा है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन अब आपको इसके नेम से समझ आ रहा होगा, एलिवेट होगा। डिप्रेशन मतलब डिप्रेस होना। अगर आप, ये आपको दिखाया जा रहा है आपका ये माउथ ओपनिंग एंड माउथ क्लोजिंग। अगर आप माउथ को ओपन करते हो तो ओपन करने से आपकी ये जो फेस की ये बोन है इसको हम बोलते हैं मैंडिबल, ये जिसे जॉ बोन भी बोला जाता है, मैंडिबल और जॉ बोन। जैसे ही आप माउथ को ओपन करते हो तो आपकी मैंडिबल क्या जा रही है, कहाँ जा रही है, या ये जो बोन है जॉ बोन ये कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, जिसमें बोन नीचे वाली साइड पे जाए, लोअर साइड पे जाए, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिप्रेशन। और फिर जब आप माउथ को क्लोज करते हो, ओपनिंग से देखिए मैंडिबल नीचे जा रही है, जब आपने माउथ को क्लोज किया तो वो अगेन मैंडिबल नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें बोन ऊपर की तरफ जाए उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एलिवेशन, और अगर बोन नीचे वाली साइड पे जाए तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिप्रेशन। जैसे आपका शोल्डर है, आप शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाओ, छत की तरफ अपने शोल्डर को लेके जाने की कोशिश करो, तो इस तरह शोल्डर जो आप ऊपर की तरफ उठा रहे हैं ये क्या होगा, एलिवेशन, या जिसे हम शोल्डर श्रगिंग भी बोलते हैं, श्रग करना। फिर शोल्डर श्रगिंग, ये शोल्डर एलिवेशन से आप नीचे लेके आओ, अगेन रिलैक्स अपने शोल्डर्स को करो, ये जो कंधे हैं इसको रिलैक्स करोगे, तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, डिप्रेशन। तो एलिवेशन है जिसमें अपवर्ड मूवमेंट होगी बोन, फिर डिप्रेशन जिसमें बोन की मूवमेंट डाउनवर्ड होती है। प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन में भी आपको बताया। डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है, क्योंकि फुट का ये जो पोर्शन होता है ना ऊपर वाला जो आपको नजर आ रहा है, बैठे भी तो अपने पाँव का जो पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं डॉर्सम ऑफ द फुट। तो क्योंकि अब आप ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो तो इसको हम बोलेंगे डॉर्सिफ्लेक्शन। और मैंने भी बताया पाँव के जो नीचे वाला पोर्शन जो तलवा है, ये जिसे हम सोल बोलते हैं या जिसे हम प्लांटर बोलते हैं, तो अब ये नीचे की तरफ जब जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन। तो डॉर्सिफ फुट के 4 मूवमेंट हमने डिस्कस की, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड इवर्जन।